नाउ वी कम टू बीसीआर का मॉक टेस्ट पेपर मार्च 2022। बीसीआर का मॉक टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए मैं आपको बार बार बोलूंगा, तरीका एक ही होता है। मॉक टेस्ट पेपर कभी भी देखकर सॉल्व कभी नहीं किया जाता, हमेशा बिना देखे सॉल्व किया जाता है और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को मैच किया जाता है। जो इंस्टीट्यूट आपको सॉल्यूशन देता है उसका पर्पस ये रहता है कि आप अपने आप ही उसको चेक कर ले कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। सॉल्यूशन नहीं होता टेस्ट पेपर का कभी, उसको पहले टेस्ट की तरह लिया जाता है और उसके बाद में उसको मैच किया जाता है कि आप सही सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं बीसीआर पार्ट इज 40 मार्क्स इन योर लॉ एंड बीसीआर पार्ट इज सेकंड पेपर में आपका 40 मार्क्स का बीसीआर पार्ट। इसमें 40 मार्क्स के अंदर में 32 मार्क्स का अनसीन है, 8 मार्क्स का नहीं 6 मार्क्स का सीन है खाली। कौन सा सीन? कम्युनिकेशन चैप्टर का 6 मार्क्स का सीन पार्ट है। 8A, 9A, 10A, 11A, पता है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है वो क्या आता है? पैसे देता है। 7A में एक पैसे देता है, 7B में एक पैसे देता है, पता है ना आपको। दूसरा पैसे देता है। 7A में जो पैसे देता है, एक अलग पैसे देता है, उस पे 3 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का समरी पूछता है, या हो सकता है 5 क्वेश्चन अलग से पूछता है। 7B में एक जो पैसे देता है वो अलग पैसे देता है, उस पे नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स के साथ नोट्स बनाना पड़ता है और फिर इसके बाद 2 मार्क्स का समरी पूछता है। अरे बोलो, समझ गए ना। तो ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स। इसमें या तो 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर 3 क्वेश्चंस प्लस 2 मार्क्स का समरी। इसके अंदर में 3 मार्क्स का नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग के साथ और 2 मार्क्स का समरी। क्वेश्चन नंबर 7A, 7B एग्जाम में आता है ऐसा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8A, 9A, 10A और 11A, ये क्या आता है बताओ? 2-2 मार्क्स का कम्युनिकेशन चैप्टर से थ्योरी आता है। इनमें से आपको 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े। 8B जो है वो हमेशा 3 मार्क्स का सेंटेंस चैप्टर से आता है। कौन सा चैप्टर से? 12 मार्क्स इसमें हो गए ना। अरे कितना मार्क्स हो गया? 12। 3-3 मार्क्स का एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें आती है 12 मार्क्स की। और उसके बाद 8C, 9C, 10C और 11C 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स का प्रेसी फिक्स करके रखा है 8C। और इन तीनों के अंदर में 9C, 10C, 11C में इंस्टीट्यूट ने लेटर राइटिंग, मतलब बाकी चैप्टर आपके इंग्लिश के मैथ के, प्रेसी के बाद जितने चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर से ये पूछता है। इस चैप्टर नंबर 7 to 12 मेरी बुक में। तो यहां पर भी मॉक टेस्ट पेपर में यही फॉर्मेट दिया हो, बस क्वेश्चन नंबरिंग 1 से स्टार्ट कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट एक्चुअली मैटर? डज इट एक्चुअली मैटर क्या? नो, दैट्स एक्चुअली अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज 1 से शुरू करना गलत होगा। 7 नंबर जब एग्जाम में आता है तो गलत होगा। एक ही कॉपी में आपको लॉ का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट लिखना पड़ता है, एक ही आदमी उसको चेक करता है, अलग अलग 2 शीट नहीं मिलता है। पेपर में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रहता है कि लॉ एंड इंग्लिश शुड बी रिटन इन द सेम कॉपी। सर एक क्वेश्चन लॉ का किए, एक क्वेश्चन बीसीआर का किए, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। सर एक बीसीआर का किए, एक लॉ का किए, चलेगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत। परंतु जब एक क्वेश्चन उठा लोगे तो उसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी लगातार करना हो। लाइन से नहीं बोला मैंने, लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर। यह बात बताया हुआ है ना मेरा? अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7A। ये कौन सा नंबर है? 7A। तो 7A में एक पैसेज, 1A है, ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है। उस पैसेज के ऊपर में आपको 3 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का समरी पूछ सकता है या 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद में एक दूसरा पैसेज दिया हुआ है, एक अनदर पैसेज ही दिया हुआ है। उसके ऊपर में आपको क्या प्रिपेयर करना है? नोट्स प्रिपेयर करना है विथ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और एब्रिविएशंस के साथ, और 2 मार्क्स का आपको समरी बनाना है। फिर इसके बाद में 8A, 9A, 10A, 11A में 2-2 मार्क्स का थ्योरी पूछा है, दिख रहा है क्या? फिर 8B, 9B, 10B, 11B में 3-3 मार्क्स का सेंटेंस चैप्टर पूछता है, दिख रहा है? फिर 8C में आपसे प्रेसी पूछा। 8C में आपसे क्या पूछा? प्रेसी। 9C में क्या पूछा?
रिपोर्ट लिखना है। 10C में क्या पूछा? सर्कुलर लिखना है या फिर ईमेल लिखना है, दोनों में से कोई एक। और 11C में क्या पूछा आपसे? लेटर पूछा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले क्वेश्चन का पैसेज पढ़ना शुरू करता हूं। इस पैसेज का समरी नहीं बनाना, बट मैसेज तो समझना पड़ेगा। मोटिवेशंस फॉर रूरलिज्म is a underprivileged country are understandably different from those in developed countries. Rural areas are different in developed and underdeveloped countries. There is a sheer physical necessity for the very act of man survival. मतलब जिंदा रहने के लिए आपको अपना लाइफ रूरल एरियाज में पूरा का पूरा न्यौछावर करना पड़ेगा। इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब गरीब देश, थर्ड वर्ल्ड मतलब अफ्रीकन कंट्रीज, which are predominantly rural, the only lever that can live होगा, that can lift human life above its present subhuman level is rural development. ये क्या बोल रहा है? The only lever that can lift, जैसे लीवर यूज किया जाता है सामान को लिफ्ट और डाउन करने के लिए ना, लिफ्ट, वैसे ही मतलब कोई भी ह्यूमन लाइफ को लिफ्ट करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है। ह्यूमन लाइफ को लिफ्ट करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन? रूरल एरियाज का डेवलपमेंट। अब मेरे को ये बताओ, पैसेज का मैसेज समझ में आया क्या? ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? रूरल एरियाज को डेवलप किए बिना रूरल एरियाज में रहने वालों का जिंदगी अपलिफ्ट नहीं हो सकता। रूरल एरियाज का डेवलपमेंट का पैसेज है ये। अरे बोलो, समझ के गिनाए? यू कैन से प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज बोल सकते हो, रूरल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। Rural life of such countries has been stagnating for centuries. Countries नहीं, centuries. Oh my God! इतना प्रिंटिंग एरर से मतलब ही नहीं समझ में आता है। इसको लिफ्ट कर दो और इसको सेंचुरीज। रूरल लाइफ ऑफ सच कंट्रीज मतलब थर्ड वर्ल्ड की गरीब देशों की रूरल लाइफ हैज बीन स्टैग्नेटिंग, स्टैग्नेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा फॉर सेंचुरीज। नथिंग वर्थवाइल हैज बीन डन टू एमिलियरेट, एमिलियरेट का मतलब इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन विच इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर क्वाड्रप्ट काउंटरपार्ट्स। क्वाड्रप्ट काउंटरपार्ट्स मतलब दूसरे देश के काउंटरपार्ट्स, मतलब एक गरीब देशों का जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। काउंटरपार्ट्स का मतलब होता है जैसे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर, उनको बोलते हैं काउंटरपार्ट्स। सिमिलर जैसे काउंटरपार्ट्स जिनका पोजीशन सेम है। तो एक देश के रूरल एरियाज के गरीब लोग और दूसरे देश के रूरल एरियाज के गरीब लोग, उन लोगों को क्वाड्रप्ट काउंटरपार्ट्स बोलते हैं। चल, इग्नोरेंस मतलब सेम लेवल के लोग, एक देश का प्रेसिडेंट दूसरे देश का प्रेसिडेंट, एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर, उसका काउंटरपार्ट क्या होगा? दूसरे देश का भी फाइनेंस मिनिस्टर ही। मीटिंग होगा तो काउंटरपार्ट से मीटिंग होगा, काउंटर पार्टी मीटिंग। Ignorance, ill health and poverty have become synonyms in rural life. Ignorance, ill health and poverty have become synonyms of rural life in the underdeveloped and underdeveloped countries. Undeveloped and underdeveloped countries में ignorance है, ill health और poverty है। मेरे ख्याल से इसमें बताने की जरूरत नहीं। Probably we need to work on these reasons and help these countries grow up their economy. ये normative statement है economics की भाषा में अगर बोला। But the worst tragedy is that the concerned human population have taken this state of affair for granted as something unalterable, something for which there is no remedy. मतलब वो जो population है वो इसको granted ले ली कि भाई इसका कोई solution ही नहीं, हमारी गरीबी का कोई solution ही नहीं है। सबसे खराब चीज ये है कि गरीब ये सोच रहा है कि हमारी गरीबी को solve करने का कोई solution ही नहीं। Every ray of hope has gone out of their lives. आशा की किरण उनकी जिंदगी से चली गई। There seems to be no motivations. In such countries, rural development is the inevitable condition of any material or non-material advancement.
मेटीरियल मतलब वास्तविक सांसारिक, और नॉन मेटेरियल मतलब स्पिरिचुअल। ऑल्सो द एनलाइटेंड सेक्शंस, एनलाइटेंड सेक्शंस का मतलब समझ रहे हैं ना, अमीर, अमीर, रिच। Rich section of all such countries have been taking ever growing interest in the question of rural development. This was also a part of the legacy of their freedom struggle in countries. जो अमीर लोग हैं वो लोग भी उनके अपलिफ्टमेंट करने में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं समय के साथ साथ, और रूरल अपलिफ्टमेंट करना उनका फ्रीडम स्ट्रगल का भी एक हिस्सा था। फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा समझ रहे ना, कि जब कोई देश गुलाम होता है तो सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ती है? रूरल एरियाज और गरीब लोगों को फेस करनी पड़ती है। वहीं से फ्रीडम स्ट्रगल क्रिएट होता है। In countries like India, it is well known that attempts at rural development were an inseparable part of the independence movement. Leaders like Gandhiji realized quite well that the real India lived in a stagnating villages. मेरे ख्याल से इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहला सवाल था कि रूरल एरियाज को डेवलप कैसे किया जाए, हम लोग को इतना नीचे करके रखे, हम लोग आगे कैसे बढ़े। सिटीज विच वर मोस्टली द प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कॉलोनीज, सिटीज जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस थी, वेस्टर्न एरियाज की कॉलोनीज थी। सिटीज विच वर मोस्टली द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉलोनीज वर जस्ट आर्टिफिशियल शोपीस। शहर जो सिर्फ शोपीस के लिए थे कि हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, हमारा देश इतना तरक्की कर लिया, शोपीस के लिए हम लोग सिर्फ उसको रखा गया। इवन देयर इट वॉज लाइक टू वर्ल्ड्स। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दो दुनिया है, इंडिया और भारत। द पॉश एरियाज, गरीब अमीर एरिया, वेयर द अफ्लुएंट फ्यू, अफ्लुएंट का मतलब रिच, अफ्लुएंट का मतलब रिच, मोस्टली द प्रोडक्शन कस्टोडियंस ऑफ इंपीरियल इंटरेस्ट लिव, इंपीरियल इंटरेस्ट का मतलब अंग्रेजों का। वेयर लिटिल आइलैंड इनगल्फ बाय द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज का मतलब समझे क्या? लिटिल आइलैंड्स इनगल्फ बाय वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब जैसे एक आइलैंड होता है, छोटा सा आइलैंड होता है और चारों तरफ समुद्र होता है, तो वैसे ही एक छोटा सा रईस अमीर शहर है जो कि शोपीस के लिए, और चारों तरफ गरीब पॉपुलेशन उसको घेर कर रखा हुआ। फिगरेटिवली ये बोल रहा है, अरे समझ रहे हो ना, कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अमीर लोगों का आइलैंड, चारों तरफ गरीब लोगों के समुद्र से घिरा हुआ है, फिगरेटिव स्पीच। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी? तुम लोग बताओ, वर्स्ट ट्रेजेडी क्या है? ये रहा, concerned human population have taken this state of affairs as granted. जो रूरल पॉपुलेशन है उसने अपनी गरीबी को ग्रांटेड ले लिया कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं। हाउ डू यू नो दैट रूरल डेवलपमेंट वाज पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? गांधी जी रियलाइज क्वाइट वेल दैट रियल इंडिया लिव्ड इन स्टैग्नेटिंग विलेजेस। Choose a suitable synonym for the word ameliorate, improve. What has become the common synonyms of rural life in the undeveloped? Common synonyms क्या है? ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या ये? अरे बोलो। चलो, the posh areas were the affluent few. What does the word affluent refer to? affluent का मतलब rich and wealthy. affluent means rich and healthy. आइए आगे बढ़ते हैं। एक पैसेज दिया, उस पर एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन, फटाफट देखो। रीड द फॉलोइंग पैसेज। नियरली 41% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। अच्छा, पिछले वाले पैसेज में क्या चीज के बारे में बात कर रहा था, समझ रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट के बारे में। कि रूरल डेवलपमेंट में एटीट्यूड क्या है लोगों का और उसका सॉल्यूशन क्या है, लोगों का एटीट्यूड क्या है। नियरली 41%, नेक्स्ट पैरा, नियरली 41% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर while its contribution to GDP is around 18%. ये बताने की जरूरत है क्या? 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। इसमें सबसे ज्यादा लोग किसमें है? एग्रीकल्चर, उससे कम लोग इंडस्ट्री और उससे कम लोग सर्विस।
परंतु जीडीपी का हिस्सा सबसे कम किसको मिलता है? एग्रीकल्चर, उससे ज्यादा इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा सर्विस। हम लोग किस सेक्टर में है? सर्विस, सर्विस सेक्टर। और आप जॉब भी करेंगे तो वो कौन से सेक्टर में? सर्विस। Nearly 41% of Indian population is employed in agriculture, and while its contribution to GDP is around 18%. This means that more people are engaged in agriculture and hence the per capita income decreases. बताने की जरूरत है क्या? अरे बोलो भाई, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग हैं और जीडीपी बहुत कम है, तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, गरीबी बहुत ज्यादा। इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज नोन, इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बताने की जरूरत है क्या? मेरे को लगता नहीं है इस पैसेज को पढ़ाने की जरूरत है, इकोनॉमिक्स का पैसेज है, सिंपल। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको लगता है कि आप काम करते हैं पर आपका कोई मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं। मार्जिनल प्रोडक्ट समझ रहे हो ना? एमपी। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं बट असल में आपको कोई काम नहीं। But too many people are filling too few jobs. To address this, we need to shift the farmer excess people from agriculture to other, अरे यार agriculture से other economic activities में transfer करना। This will translate to job creation that will not be restricted only to large metros but also will make the rural economy self-sufficient and resilient. ये भी रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर बात कर रहा है पर थोड़ा सा अलग बात कर रहा है। अब ये अलग बात नेक्स्ट पैरा में क्या से बोला? फर्स्ट पैराग्राफ में क्या चीज के बारे में बात किया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, शेयर ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, शिफ्ट नीडेड। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया कि नहीं? ये पैसेज फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में ये वाले बात किया। नहीं समझा तो नोट्स जब बनाओगे यही तो चीज समझना होगा कि पैसेज में कर लीजिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात किया, फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई एंड स्किल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। एमएसएमई कैन बी द बैकबोन एज वेल एज स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। पेंटिंग, हैंडमेड सोप, वुडन टॉयज, बम्बू प्रोडक्ट्स आर इन ह्यूज डिमांड। अरे बताने की दरकार है क्या? हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री, घर से जो आप व्यापार करते हैं, पेंटिंग्स, हैंडमेड साबुन, वुडन टॉयज लकड़ी के खिलौने एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स are in huge demand both domestically and internationally as people shun toxic material. प्लास्टिक लोग अवॉइड करना चाहते हैं और माइक्रो प्लास्टिक्स हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। आपको मैंने करंट अफेयर्स में भी दिया था ये चीज। As the price, large scale manufacturing and supply chain management can help reduce the cost. लार्ज स्केल पे अगर मैन्युफैक्चर किया जाए और उसको सप्लाई चेन को ठीक से मैनेज किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, तब उनका आउटपुट बढ़ सकता है। अब ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर रहा है। अब ये दूसरा ही बात करना चालू कर दिया। अब माइग्रेंट लेबर, कौन सा लेबर? माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर किस एरिया का है? बिहार, झारखंड। ये लेबर पूरे इंडिया को काम देता है, पूरा इंडिया को चलाता है। माइग्रेंट लेबर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, बताने की जरूरत है क्या? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड और काफी कुछ हद तक आसाम। माइग्रेंट लेबर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लेबर। ये माइग्रेंट लेबर के बारे में बात कर रहा है। तीसरा पैराग्राफ अलग ही बात कर रहा है। ऊपर में हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई की बात किया था। क्या क्या पॉइंट्स दिया था पहले ये बताओ मेरे को। ऊपर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात किया था, मतलब पीपल शन टॉक्सिक मटेरियल और हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हाई डिमांड। अब ये बकवास है, फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड। क्या नॉनसेंस, इसको तुम समरी में लिखोगे क्या? नोट्स में इसको क्या लिखोगे? बेकार है। फिर उसके बाद में लिखा लार्ज स्केल
मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कॉस्ट रिड्यूस होगा। अरे बोलो समझ गए कि ना आए? नेक्स्ट, अब ये माइग्रेंट लेबर के बारे में बात कर। आप लोगों ने लिखा ना पैसेज में क्या क्या चीज बोल रहा है। अब ये पहला पैराग्राफ, पहला पॉइंट क्या था? बेकार है सर। अब बोलिए, माइग्रेंट लेबर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। एज अ रिजल्ट ब्रेन एंड लेबर ड्रेन इन द सोर्स रीजन इज अफेक्टिंग डेवलपमेंट। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर जो लेबर है वो बाहर काम करने चला गया, ये पिछड़ा रह गया। रिवर्स माइग्रेशन जो कि मोदी जी ने लेकर आया, रिवर्स माइग्रेशन। भैया शहरों में कोविड के अंदर अपने घर खेती बाड़ी करो, डरा दिया ना मोदी जी ने एक बार। तो तुम एक बार शहर में अटक गए तो तुमको महीनों महीनों घर नहीं जाने मिलेगा, खाने को भी नहीं, और खाने को तो दे देंगे, काम नहीं मिलेगा, 2-2 महीने तक तुम नहीं जा पाओगे। तो अब सारे लेबर दूर जाकर काम करना पसंद कम करते हैं, पास में कम कमा लेंगे पर घर के पास में रहेंगे, क्योंकि बाबू के यहां पर काम करेंगे वो तो हमको छोड़ देगा, वो तो हमको जरूरत के टाइम पर कोई साथ नहीं आएगा। खाली बोलने के लिए कॉर्पोरेट्स में लेबर हमारी फैमिली मेंबर्स है, पर जब जरूरत पड़ा कोई फैमिली मेंबर नहीं। कोविड के टाइम पर लॉकडाउन 1 जो हुआ था, माय गॉड, उसमें जो लेबर की हालत थी आपको पता ही है। 500-500, 600 किलोमीटर वॉक करके गए लेबर, पता है ना? नहीं मालूम है? ये पता ही नहीं आपको? 500-500 किलोमीटर वॉक करके लोग लेबर जा रहे थे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, लेबर जा रहा है सड़क पर, खा रहा है, मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर विल हेल्प रीजनरेट एग्रीकल्चर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा है, माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम, effect of migrant labor on economy of eastern India, in eastern India economy. This will require institutional as well as technological intervention as land holdings are small। अब ये यार ज्ञान देना चाहिए, छोटी जमीन है उसमें बेटर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, ट्रक ही नहीं। As land holding as a small, using technology in farming is not remunerative for small and marginal families. The government should promote cooperating farming and consolidate land holdings। जमीन को कंसोलिडेट करिए और कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किए, सब लोग फार्मर लोग मिलकर खेती करो। ये अलग ही बात करना चालू कर दिया। शुरुआत कहां से किया था? शुरुआत किया था एग्रीकल्चर में पर कैपिटा इनकम कम है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करो, लार्ज स्केल करो, और ईस्टर्न इंडिया के अंदर में जो माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो, लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रमोट करो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है ढूंढ कर बताओ जो पक्का रहना चाहिए। मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं, जनरल बातें जो है ना ऐसा करना चाहिए, सब बकवास होता है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस मैंने बोला, फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड, ये जनरल बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है मैं देखना चाहता हूं, तुम लोग बताओ इस पैराग्राफ। माइग्रेंट लेबर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लेबर। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये ठीक है, एज अ रिजल्ट ब्रेन, ये एवरेज स्टेटमेंट, ओके। चल स्क्वाटारो में लिख लो, माइग्रेंट लेबर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया अरे ये वाला लाइन पूरा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ड्रेन अफेक्टिंग डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन नीडेड। अरे नोट्स बनाना है ना तुमको,
नोट्स का हिंट दे रहा हूं मैं। ब्रेन ड्रेन अफेक्टिंग डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन नीडेड। इसका नोट है क्या? आओ बनाते हैं हम लोग। तुम लोग बोलोगे, सोचकर समझकर जवाब दो। बोलिए। नोट्स, बोलिए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो जरा। क्वेश्चन है मेक नोट्स हेडिंग सब एब्रिविएशन वेयर नेसेसरी एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तुम लोग बताओ, टाइटल लास्ट में दे देंगे। बोलिए। 41% पॉपुलेशन employed in agriculture, contributes 18% to GDP. Per capita income, per capita is low. ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो। हेलो, ये 3 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड ना, तो एक नहीं समझे। जैसे ये हेडिंग दे दिया, पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर इज लो, और उसके अंदर में ये 2 सब पॉइंट दे दिए। रहा हूं तुमको तरीका आ रहा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसके अंदर में करेंगे। टू मैनी पीपल इन टू फ्यू जॉब्स। व्हाट इज नीडेड, ऐसे लिखो, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, पहला हेडिंग। पैसेज का हेडिंग नहीं है ये, पहला हेडिंग। अब दूसरा हेडिंग है व्हाट इज नीडेड। बोलो मेरे को, व्हाट इज नीडेड। शिफ्ट, अरे ये सेम नीचे, इसके नीचे चलते जा रहे हैं। अरे इसी के नीचे चलते जा रहा है भाई, व्हाट इज नीडेड। शिफ्ट access people to other activities. Job creation in rural and metro areas. चल, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर need to focus on
other skills like handicraft, food processing, MSME. People shun toxic materials. So, high demand of लिख दो। हाई डिमांड क्या क्या चीज का है बताओ ना। पेंटिंग का, हैंडमेड सोप्स का। अब ये सब में क्या करोगे ना, कोई कोई सेंटेंस में क्या करोगे, जैसे एक्टिविटीज है, इसका एब्रीविएशन लिख दिए एसीटी और नीचे में एब्रीविएशन लिख दिए हाई डिमांड ऑफ पेंटिंग्स। अरे लिखो ना हैंडमेड सोप्स, अरे वुडन टॉयज, बैम्बू प्रोडक्ट्स, अरे पूरा लिखो तुम। चलिए large scale production and supply chain management can reduce costs. खत्म। migrant labor, migrant labor problems. Migrant labor from Eastern India brain and labor drain affecting Eastern India. Reverse migration needed. Use cooperative farming. Consolidate land holdings. And technological intervention needed. अरे इसको हटाए ना। अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। चले नेक्स्ट। ओके अब बताओ मेरे को जरा फटाफट। डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बताओ मेरे को जरा
इफेक्टिव कम्युनिकेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, ये तो सर पेज बुक में एकदम दिया हुआ है। क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, याद है ना। चलिए, सुटेबल एंटोनिम आपको, सॉरी सिनोनिम आपको सिलेक्ट करना है। रोबस्ट, तुम लोग बताओ मेरे को, रोबस्ट का सिनोनिम, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड। एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड। एमिकेबल का मतलब होता है पीसफुल, एमिकेबल का मतलब होता है पीसफुल, और हॉस्टाइल का मतलब होता है झगड़ालू। हॉस्टाइल का मतलब एग्रेसिव, फाइटिंग के हिसाब से। तो बताओ मेरे को, एमिकेबल का उल्टा क्या होगा? हॉस्टाइल। लिख लो, एमिकेबल का मतलब पीसफुल, हॉस्टाइल का मतलब झगड़ा। आई चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द लॉयर सेड टू द अक्यूज्ड, यू शुड स्पीक द ट्रुथ। इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है। द लॉयर सेड टू द अक्यूज्ड टू दैट ही शुड स्पीक द ट्रुथ। बोलने का जरूरत है क्या? The lawyer said to the accused that he should speak the truth. अब बोलो, आपको प्रेसी लिखने बोला है। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग इफ बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? पाप, कोसना, नुकसान, श्राप। कर्स का मतलब श्राप। कर्स का मतलब जिसको सब लोग कोसते हैं, श्राप। बोलिए, to be a great curse for while it helps us to make out intention and desires known to our fellows। बताओ मेरे को, इसको समझाने की जरूरत है क्या? स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, स्पीच आशीर्वाद है, बट अगर ये ठीक से यूज नहीं किया जाता एक श्राप बन जाता है। known to our fellows it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood। हम लोग के एटीट्यूड को completely misunderstand कर सकता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ अलग से देते हैं अगर आप ढंग से स्पीच को नहीं बोलते। A slip of tongue, the use of an unusual word or an ambiguous word। ambiguous का मतलब क्या होता है? unclear, and so on may create an enemy where we had hoped to win a friend। हम लोग किसी को दोस्त बनाने की कोशिश की है पर वो हमारा दुश्मन बन गया क्योंकि हम लोग उससे बात नहीं की, बोल नहीं पाए। क्या चीज? Again, different classes of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as pompous। pompous का मतलब बॉम्ब की तरह। बोलो, अलग अलग लोग अलग अलग वोकैबुलरी यूज करते हैं और एक एजुकेटेड पर्सन का स्पीच जो है वो एक अनएजुकेटेड पर्सन को एक बॉम्ब की तरह लगेगा। नहीं समझ रहे? एजुकेटेड पर्सन कुछ बोलेगा और अनएजुकेटेड पर्सन उसको क्या समझेगा पता नहीं है, बॉम्ब की तरह। अनविटिंगली वी मे यूज अ वर्ड। अनविटिंगली का मतलब, विटिंगली का, विट का मतलब होता है क्या? इंटेलिजेंस। और अनविटिंगली का मतलब भाई लापरवाही थे। वी मे यूज अ वर्ड विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग टू आवर लिसनर फ्रॉम व्हाट इट डज टू मेन ऑफ आवर ओन क्लास। हम लोग अपनी क्लास में, क्लास का मतलब अपने लेवल के लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं वही बात अगर किसी और के साथ में करेंगे तो हो सकता है कुछ उसका अलग ही इंटरप्रिटेशन हो जाए। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया? हम अपने लेवल के लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं हो सकता है कोई दूसरा सुन ले तो उसका मीनिंग ही कुछ अलग समझ ले। पॉसिबल। Thus speech is not a gift to use lightly without thought। इस पैसेज का मीनिंग समझ पा रहे हो कि स्पीच को केयरफुली यूज करना चाहिए वरना ये दुश्मन दोस्त को दुश्मन बना देता है, सामने वाले को जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। द स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट बट विथ वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस ऑल अलाइक टू ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। एक बेवकूफ आदमी होगा जो हर जगह पर एक ही बात करता रहेगा, हर जगह पर एक ही बात करता रहेगा, एक बेवकूफ होगा। तो स्पीच को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। तो इसका तुम समरी करोगे, प्रेसी करोगे। प्रेसी के अंदर में नियम क्या होता है तुम लोग बताओ मेरे को जरा। ओन लैंग्वेज में यूज करना है कि बुकिश लैंग्वेज? ओन लैंग्वेज। जितना बुक का लैंग्वेज लिखोगे उतना मार्क्स कम मिलेगा, कटेगा। अच्छा, इस पैसेज का मीनिंग क्या है और
इसका टाइटल बताओ मेरे को तुम लोग, टाइटल क्या हो सकता है इस पैसेज? स्पीच अ ब्लेसिंग और अ कर्स, आशीर्वाद है या फिर श्राप है? ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब श्राप। ये बेस्ट टाइटल हो सकता है। अब इसका समरी तुम लिख पाओगे अपने आप? लिखो फटाफट, बताएं कि नहीं? बोलिए। स्पीच अ ब्लेसिंग और अ डिस्गाइज। द स्पीच शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, अदरवाइज if used carelessly we can be completely misunderstood. completely misunderstood नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बुक में लिखा हुआ है we can be easily misinterpreted. ठीक है, चलिए। different people use different words. An uneducated person may not understand completely the speech of a educated person. We have to speak in a different language, speak in using different words to different classes of people. खत्म, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the barriers in communication? Oh my God, आरटीपी में भी तो वही था, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर, इमोशनल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जेंडर बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स। माय गॉड, बता दो मेरे को बैरियर्स क्या था एक्चुअली में? एमटीपी में ये देने का पर्पस क्या है इंस्टीट्यूट का? कि तुम सारा पॉइंट रिवाइज कर लो। देखो तुमको बैरियर आप टॉपिक दे दिया तो सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। एक पर्टिकुलर बैरियर के बारे में नहीं बोला। वैसे इसके अंदर में भी क्या किया इंस्टीट्यूट ने? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लो। ये पर्पस है इंस्टीट्यूट का, रिवाइज करवाना। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर, ओ माय गॉड। अब भी अभी तो पढ़ा था, एक क्वेश्चन इसी पर आया था अभी, एमेलियोरेट, इंप्रूव, बता देना अभी। Change the following to indirect speech. Mother said to Raju, "Oye Raju, would you come to the shop with me?" क्या तुम मेरे साथ दुकान चलोगे? राजू बोलता नहीं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, और चला गया खेलने के लिए। Mother asked Raju, या mother said to Raju that whether he will come, whether he will come to the shop with her. अरे हटाए कि नहीं? Mother asked Raju if would come to shop with her. Mother asked Raju if he would come to the shop. बोलिए। Mother asked Raju if he would come to the shop with her. हटाए ना? You are a student of Vidya Mandir Public School. Your school hosted her. Your school, you school क्या होता है? इंग्लिश का पेपर और इंस्टीट्यूट खुद ही कितना मिस्टेक कर रहा है। Your school hosted a literary festival where other schools of the city also participate. Literary festival का मतलब, लिटरेरी का मतलब लोग आकर लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में नहीं, लिटरेचर के बारे में। नहीं समझ रहे? अलग अलग स्कूल्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कोई शेक्सपियर को सुनाएगा, कोई निराला की बात करेगा, कोई जयशंकर प्रसाद की बात करेगा,
कोई प्रेमचंद की बात करेगा? हाँ, इवेंट्स इंक्लूड डिबेट्स, डिबेट्स नहीं, इसको पढ़े नहीं हम, पहले ही बोल दिया। स्टोरी टेलिंग, ऐसे राइटिंग एटसेट्रा। ओके, मैंने अलग है कि तुम्हारे स्कूल में एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, वहां पर अलग अलग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग स्कूल के। इवेंट्स इंक्लूडेड डिबेट्स हुआ, स्टोरी टेलिंग, ऐसे राइटिंग। ड्राफ्ट रिपोर्ट स्टेटिंग द डिटेल्स ऑफ द इवेंट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल लिटरेरी मैगजीन। एक रिपोर्ट में, मैगजीन में रिपोर्ट लिखना है। स्कूल का जो मैगजीन आता है ना, उसमें उस इवेंट के बारे में आपको बताना है। स्कूल की मैगजीन के अंदर में अलग अलग तरह की पोएम रहती है, इंस्पिरेशनल पोएम रहती है, नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इतिहास के बारे में, देश के बारे में पोएम रहती है, ऐसे रहते हैं, रिपोर्ट रहती है। तो वैसे ही आपको उसी मैगजीन में कुछ इवेंट के बारे में, इवेंट में क्या हुआ उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन कि उस इवेंट में क्या हुआ, कौन कौन से स्कूल, कितनी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किए, नाम मत लिखिए। क्या 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 लिखोगे तुम लोग, सोचकर बताओ, क्या क्या पॉइंट्स के बारे में सोचकर लिखोगे? सोचो। डेट क्या था, कहां पर हुआ, मतलब आपके ऑडिटोरियम में हुआ, ओपन ग्राउंड में हुआ, ऑडिटोरियम में ही हो सकता है ये सब, ओपन ग्राउंड में कहां से हुआ, होने को हो भी सकता है ओपन ग्राउंड में। चीफ गेस्ट तो इसमें आ सकते, नहीं भी आ सकते। चीफ गेस्ट तो क्या करेंगे, लेट स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग एटी क्या हो सकता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट्स। चीफ गेस्ट कौन आए, जज क्या हुआ, जजमेंट क्या था, टॉपिक्स क्या क्या थे, कौन सा स्कूल ने जीत लिया, कौन सा प्राइज जीता, ये सारी चीजें आप यहां पर लिखेंगे। टॉपिक्स क्या क्या, टॉपिक्स के ऊपर में डिबेट्स थे। इसमें ऑब्वियसली मैक्रो टॉपिक के बारे में बात करोगे, ऑब्वियसली स्कूल के लेवल के बात करोगे ना, स्कूल से रिलेटेड, मतलब वहां पर कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ वो सब के बारे में नहीं बोलोगे तुम। मैक्रो टॉपिक जो बच्चों के लिए रेलेवेंट है, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में, इतिहास के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, पब्लिक का हैबिट्स के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में टॉपिक्स, प्लास्टिक का यूज के ऊपर, प्लास्टिक का यूज, इस तरह का टॉपिक्स क्या क्या थे ये सब लिख दोगे। मतलब एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करोगे डिटेल में, ओवरऑल इवेंट का रिपोर्ट लिखोगे। समझ में आ गया ना? तो क्या क्या चीज लिखोगे, जो हम लोगों ने बात कर लिया काफी। कब हुआ, व्हेन इट वाज हेल्ड, चीफ गेस्ट कौन था, इवेंट स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ इवेंट स्टार्टेड, lighting of the lamp and a beautiful Saraswati Vandana sung by the school students. ठीक है? How many schools participated? कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा अच्छा था? which event was enjoyed most? ये पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में। और फिर कंक्लूड क्या हो, थैंक यू नोट क्या हो, थैंक यू। एक तरह से तुम माइन्यूट लिख रहे हो, एक तरह से इवेंट का माइन्यूट लिख रहे हो, ठीक है? इसको हटा रहा हूं मैं, चलिए
सर डिस्कस फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स, पेज नंबर बोलो सर। पेज नंबर 1.7 पर आपको एक चार्ट दिया है फॉर्मल के लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। बताने की जरूरत है क्या? वर्टिकल डाउनवर्ड और अपवर्ड बताना पड़ेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन आई पेज नंबर 1.6 बाय नंबर 1.7 डिस्कस करना है, टेबल मत बनाना। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रश्मि सेड दीज ग्रेप्स लुक स्वीट। दीज नहीं लिखोगे, दोस। grapes looked past them sweet। those grapes looked sweet, look sweet पीटी हो सकता। राजा राव नहीं, change the following into active voice। राजा राव will be crowned the king by the people। the people will crown Raja Rao the king या as king। passive voice में will you accept this offer, will this offer be accepted by you? as the head of HR अमित या अमिता खुराना। ओफ, तुम अमित खुराना भी हो सकते हो, अमिता भी हो सकते हो, बॉय और गर्ल। एट सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, एट कौन सा? सूर्या प्राइवेट। ड्राफ्ट अ सर्कुलर इन्फॉर्मिंग ऑल HR personnel of your organization to attend a meeting late evening में to discuss the visit of a MD in the company and give necessary suggestion to plan his schedule। itinerary का मतलब होता है शेड्यूल, मतलब एक देर रात को या लेट शाम को, मान लो शाम को 7 बजे लेट इवनिंग होता है, 6 बजे मीटिंग होता है फिर भी ठीक है, मिड इवनिंग 7 बजे मीटिंग हुआ, बहुत देर हो गया। अटेंड ए मीटिंग लेट इवनिंग टू डिस्कस द विजिट ऑफ एमडी इन द कंपनी। एमडी आ रहा है और उसके शेड्यूल को हमारी ब्रांच में, हमारी फैक्ट्री में या हमारी ब्रांच में मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है कंपनी का, और अब उसका शेड्यूल कैसे बनाएं, ये चीज आपको डिस्कस करना है। अरे ठीक है ना? You are Raghavya Rashmi, Senior Manager, Aztec Technologies. Write a formal email to Mr. Ajay Khanna informing it about the selection of for associate consultant. ईमेल करना है। अरे ठीक है कि नहीं? तो पहले मैं आपको एक लेटर लिखा था क्या? नहीं, सर्कुलर लिखना था। चलिए, सर्कुलर का फॉर्मेट आपको बुक में दिया हुआ है ना, पेज नंबर बता दो मेरा बुक का। पेज नंबर 9.2 पर सर्कुलर का फॉर्मेट दिख गया क्या? आई छोटा सा सर्कुलर लिखना है, सजेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मेमडी का शेड्यूल हम लोग ड्राफ्ट करें ताकि हमारी चोरी नहीं पकड़, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो सब कुछ जान पाए, हमारे सजेशंस, हमारी कंप्लेंट्स को वो सुन पाए। इसको हटा रहा हूं मैं। फॉर ऑल HR पर्सनल, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट ऑल एम्प्लॉइज। अरे ये सर्कुलर तुमको इस फॉर्मेट पे लिखना जरूरी नहीं है, लिख लो C फॉर्मेट, सर्कुलर फॉर्मेट, पेज 9.2, थर्ड वाला फॉर्मेट। अरे थर्ड वाला फॉर्मेट, इसको हटा रहा हूं मैं। अरे कैन आई रिमूव दिस? नहीं आ रहा है, बोलो भाई। कैन आई प्रोसीड एंड रिमूव दिस? और एक
अपॉइंटमेंट लेटर लिखना है तो लेटर का फॉर्मेट आपको क्या बताया जाएगा भाई? अब लेटर का फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा क्या? सर आपने वहां पर लेटर का फॉर्मेट भी दिया तो है, पर यार लेटर का फॉर्मेट से क्या करोगे? लेटर का फॉर्मेट नहीं दिया सर यहां पर। अब लेटर का फॉर्मेट भी देना पड़ता है क्या? चल अच्छा, लेटर नहीं है, ईमेल है क्या? तो ठीक है, ईमेल में डेट लिखने का जरूरत नहीं होता, लेटर में डेट लिखना पड़ता, मालूम है ना? अरे लेटर और ईमेल में सब कुछ तो सेम रहता है, खाली डेट नहीं होता। क्योंकि वो डेट क्यों नहीं होता? क्योंकि मेल में ऑटोमेटिक डेट आ जाता है और सीसी बीसीसी अलग होता है। चलिए, अरे एक मिनट, द टर्म चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मतलब कुछ ऐसा, अपना बुक में पेज नंबर 1.8 पर जाओगे तुम, चेन नेटवर्क। पेज 1.8 पर चेन नेटवर्क। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेजेस। अरे अच्छा एक मिनट, चेन नेटवर्क तो हम लोगों ने क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में कितना बार डिस्कस किया? नहीं, ये कंपनी का सीईओ, उसके नीचे कौन? चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर में हो सकता है कई सारे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। अरे बोलो ठीक है कि नहीं? सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल्स, ये तो बहुत ही कॉमन मुहावरा है। दिस इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। कंपेयरिंग टू थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना? टू ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना, नहीं नहीं नहीं, बोलो। टू ब्रेक द आइस का मतलब जब दो नए लोग मिलते हैं तो उस समय उनके बीच में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वहां पर अगर आप उसको कुछ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, मौसम कैसा है, घर में सब कैसे हैं, कोई जोक मार देते हैं, हंस देते हैं, तो यू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब कंफर्टेबल कर देते हैं लोगों को बातचीत करते समय। टू ब्रेक द आइस, टू मेक पीपल कंफर्टेबल। Change the following sentence into passive. Passive. Little lamb is following Mary. Mary is being followed by a little lamb. ये पोयम है। Synonyms: retaliate, strike back. Retaliate का मतलब तुम मेरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, अब हम वापस से, ओह बहुत हो गया, अब तुम्हारे घर में घुसकर तुमको मारेंगे। रिटेलिएट। जैसे इंडिया पहले बहुत पाकिस्तान आतंक फैलाता था, घुस घुस कर मारता था, पर अब मोदी जी आने के बाद कम से कम वहां तो स्ट्रेंथ आ गई। यू आर कृष्णा या कावेरी, सेल्स हेड ऑफ न्यू जोन मशीनरी, हैदराबाद। यू विश टू थैंक एग्रो एसोसिएट्स फॉर गिविंग यू अ बल्क ऑर्डर फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी। तुमको एक ऑर्डर मिला है बल्क मशीनरी का, तो उसके लिए धन्यवाद का लेटर है क्या? राइट अ फॉर्मल लेटर टू द मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिलीवर्ड। ट्रॉली पंप, सीड ड्रिल, मिनी स्प्रेयर, ट्रेलर स्प्रेयर, ये हम लोगों को ऑर्डर मिला है। हम लोगों को ऑर्डर मिला है कि देना है? मिला है, उसके लिए धन्यवाद देना है, धन्यवाद लेटर लिखना है। अब देखो, ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में अपने मन से डिटेल तो लिख नहीं सकते, इसीलिए पीस लिख दिया। अरे ठीक है ना? यू कैन कॉल, ऑल्सो कॉल एट आवर टोल फ्री नंबर। ये ऐसा किसका नंबर होता है? 18 with 00000010। वाह, करना भी मत, ऐसा कोई नंबर होता है?
अरबों रुपया लग जाएगा इस नंबर को लेने में। 1000 करोड़ दोगे तो भी नहीं मिलेगा ऐसा नंबर, बहुत फैंसी नंबर है। चलिए, लेटर का फॉर्मेट। आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर गिविंग अस येट अनदर अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर डिमांड्स फॉर मशीन। चलिए, ठीक है ना? अरे बोलो भाई। तो ये आपका एमटीपी कंप्लीट।